नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भौंडेले और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, नितिन केडिया जी। पहले तो नितिन जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है। फाउंडर एट केडिया फिनकॉर्प एंड नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन। देखिए, नितिन जी को हमने आज अपने साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। कभी गोल्ड के दाम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी सिल्वर के दाम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो जो निवेशक हैं या जो भी बायर्स हैं, उनके मन में सवाल बहुत सारे हैं कि कब बाय करना है और कब उनको सेल करना है। वहीं जो लोग शादी के पर्पज़ से या किसी फेस्टिवल के पर्पज़ से खरीदना चाहते हैं, वो भी काफ़ी असमंजस में है कि क्या करना है। तो नितिन जी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, अभी और 2-3 महीने शादियों का सीज़न चलेगा। हमने जैसा कि देखा कि गोल्ड आज थोड़ा-सा 300 साढ़े 300 रुपए नीचे आया है। वहीं सिल्वर 1000 रुपए प्लस गया है। तो अगले 60-70 दिन किस तरीके से ये रोटेशन मनी का चलने वाला है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? जो निवेशक हैं, क्या वो आज निवेश करें? पहले तो आप आज की बात बताइए, फिर आगे की बात करेंगे। नमस्कार वैभव जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने जब पिछली बार गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करी थी, तब मैंने कहा था कि 31 दिसंबर तक जो है वो चांदी 2 लाख रुपए टच कर जाएगी। तो जो भी निवेशक है वो दीपावली के दौरान जो है, मतलब दीपावली निकली थी तो 150 145 का भाव चल रहा था। तो हमने बहुत विश्वास के साथ कहा था कि यहाँ से 30% की तेजी जो है वो हमें अगले 2 महीने में, या 50 ही दिन बचे थे उसमें आ जाएगी। और आज देखें बिल्कुल। तो लगभग 190 के आसपास का भाव आ चुका है। तो तब जिन निवेशकों ने हमारी बात पे भरोसा किया, आज वो 20-25% के मुनाफे पे है। और आगे के लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने 31 मार्च तक के लिए 2.5 लाख का टारगेट दिया है। आपके प्रश्न के दो भाग थे, आज अगर करना है तो मुझे क्या करना है, और आगे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे करना है तो क्या करना है। देखिए, जो इंट्राडे या मान लीजिए 1 या 2 दिन शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो अभी भारतीय बाजारों में जो भाव चल रहा है वो 1,30,000 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा वेट करिए, 1,29,500, 1,29,000 आता है तो आप खरीद के चलिए। ये हफ्ते के एंड में फेड की मीटिंग आ जाएगी, फेड के ब्याज दरों के संकेत आ जाएंगे, और अगले साल के लिए वो क्या करने वाले हैं वो भी आ जाएगा। और जिस तरह के हालात यूएस इकोनॉमी के चल रहे हैं, काफी डॉविश संकेत आ सकते हैं। डॉविश का मतलब वो ब्याज दरें आगे भी घटाते रह सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम गोल्ड को एक सॉरी तौर पे ऊपर आते हुए देखेंगे, और ऊपर में 1,32 1,32,500 तक के लेवल्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। वैभव जी। बिल्कुल, तो जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है और अभी चलेगा 60-70 दिन। तो आज अगर मैं चाहूँ कि मैं गोल्ड खरीद लूँ, तो मैं आज खरीद सकता हूँ या क्योंकि 350 के आसपास नीचे आया है, तो और नीचे जा सकता है क्या? मैं थोड़ा और वेट करूँ 4-5 दिन का? वैभव जी, जिनको शादियों के लिए खरीदना है उनको वैसे भी आज खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एमसीएक्स से 3,000 रुपए नीचे गोल्ड मिल रहा है इस समय। 2,500 से 3,000 रुपए डिस्काउंट में है, क्योंकि डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम है इस समय। तो डिमांड कम होने की वजह से मार्केट में डिस्काउंट है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो ये जो फिजिकल मार्केट का प्राइस है ये एमसीएक्स के प्राइसेस के बराबर हो जाएगा। तो मेरा तो, जिनको भी अगर मान लीजिए शादियों के लिए भी लेना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि जहां बाजार में आपको, अगर आप पैसा लेके जाओगे तो हाजिर सोना आपको 3,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो जिनको भी शादी ब्याह के लिए लेना है, उनको आज या कल में सोना ले लेना चाहिए। तो सिल्वर की नितिन जी बहुत कम बात होती है क्योंकि थोड़ा-सा भारत देश में सोने की तरफ ज़्यादा प्रभावित रहते हैं लोग। सिल्वर की बात कम होती है, लेकिन सिल्वर भी कहते हैं ना कि साइलेंटली साल दर साल उसका रेट बढ़ता गया और लोगों ने सिल्वर को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं और बहुत ज़्यादा निवेश करने के बारे में कभी सोचा नहीं क्योंकि सिल्वर की बात उतनी हुई ही नहीं कभी। हमेशा ज़्यादा बात गोल्ड की हुई कि गोल्ड में निवेश करें, गोल्ड में निवेश करें। लेकिन आज की डेट में आप देखें तो सिल्वर भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्या सिल्वर अभी और आगे जाएगा? जैसे कि आप बात कर रहे थे कि और ये शायद 2.5 लाख तक भी जा सकता है। तो उसके ऊपर बिल्कुल। थोड़ा-सा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल वैभव जी, देखिए सिल्वर में ना 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो, चांदी की अपनी कोई माइन नहीं होती है। चांदी की ऐसी, जैसे आप सोने की माइन देखते हैं, आप कॉपर की माइन देखते हैं, आप जिंक की माइन देखते हैं, तो चांदी की अपनी कोई माइन नहीं होती। चांदी का जितना भी प्रोडक्शन है वो एज अ बाई प्रोडक्ट होता है। तो आप देखेंगे जिंक, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, इंडिया में जो सिल्वर का प्रोडक्शन होता है 40-42 टन, वो वही होता है जो हिंदुस्तान जिंक की माइन से निकलता है। तो सिमिलरली हम देखते हैं गोल्ड और ये आपका कॉपर की माइन से भी सिल्वर जो है वो काफी मात्रा में निकलती है। तो जब भी हुँ, सेकेंडरी प्रोडक्ट कोई होता है, तो जनरली उसका जो हुँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो काफी कम होता है, लेकिन उसका हम ये नहीं कह सकते कि अगले साल इतना प्रोडक्शन हो ही जाएगा, और डिमांड बढ़ने पे हम डेफिसिट देखते हैं। तो ये 5वां साल है हुँ, जब हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई है वो डिमांड को मीट आउट नहीं कर पा रही है, और 3 से 5% डिमांड जो है वो सप्लाई से कम चल रही है।
सेकेंड रीजन क्या है कि सिल्वर का यूज जितना इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की सिल्वर को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो यदि आप उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टोटली वेस्ट आपका यूज होने के बाद। तीसरी बात कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बढ़ रहा है, तो उनके जो सर्वर्स है, उन सर्वर्स के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो राक्षसी रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए देशों को न्यूक्लियर पावर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, और एक न्यूक्लियर पावर हाउस अगर आप बनाने जाते हैं तो 60,000 टन के आसपास चांदी की रिक्वायरमेंट आती है। तो यानी अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो सिल्वर की डिमांड जो है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ सकती है, लेकिन सप्लाई जो है वो अभी हमें कहीं से बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही। और ये कभी भी किसी भी कमोडिटी इक्विटी या मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक सिचुएशन आती है जहां पे आपकी डिमांड बढ़ रही हो, सप्लाई बढ़ने के चांसेस ना हो, तो वहां पे हमें एक तेजी आते हुए देखते हैं। तो मेरा मानना है कि जिन लोगों से सिल्वर छूट गई है, कम से कम 50% पैसा अभी लगा के निवेश करें, 50% किसी डीप करेक्शन का वेट करें। वो डीप करेक्शन आता है तो वहां पे इन्वेस्टेड रहें। 31 मार्च तक 2.5 लाख रुपए का भाव भारतीय बाजारों के अंदर मिल जाएगा। वैभव जी, 31 मार्च 2000 तक 2.5 लाख तक टच कर सकता है। आज की तारीख में 1,90,000 पे ट्रेड कर रहा है। का आजकल जमाना है, तमाम जो डिजिटल पेमेंट्स के ऐप हैं उन पर डिजिटल सिल्वर, डिजिटल गोल्ड भी मिलता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उसमें काफी सारे टैक्सेस भी होते हैं। जो नए-नए बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो अभी समझ रहे हैं, जो पुराने निवेशक हैं उनको पता है काफी सारी चीजें। जो नए बायर्स हैं या जो नए निवेशक हैं, जो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आपकी क्या सलाह कि अभी जो रॉ फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल सिल्वर है, उसकी तरफ जाएं या फिर आप जा सकते हैं डिजिटल की तरफ भी? देखिए भारत के अंदर 3 माध्यम जहाँ पे आप सुरक्षित हैं और जहाँ रेगुलेटर आपको जो है वो आपको एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, वो 3 है। आप फिजिकल मार्केट में ले सकते हैं, फिजिकल मार्केट आपको बाजार के अंदर मिल रही, दुकानदार कभी भी जो है वो गलत काम नहीं करता। सेकंड, आप ईटीएफ के माध्यम से ले सकते हैं। तीसरा, आप एमसीएक्स के माध्यम से डिलीवरी ले सकते हैं। डिजिटल गोल्ड या सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो उसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, उसका कहीं भी कोई रेगुलेशन नहीं है। तो रेगुलेशन नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, समस्या क्या आती है कि कल को मान लीजिए किसी ने अपनी दुकान बंद कर दी, किसी ने अपना ऐप बंद कर दिया, तो आपके पास सिर्फ एक ही सहारा होता है कि आप ईओडब्ल्यू में जाइए या फिर आप मान लीजिए अपनी शिकायत पुलिस में करिए। लेकिन आप जब तक वो बंदा आपको मिल नहीं जाता और आपका पैसा नहीं दे देता है, तब तक आपका वो पैसा जो है वो चला गया। तो किसी भी तरह का जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो डिजिटल गोल्ड है, चाहे वो डिजिटल सिल्वर है, जब तक इसमें कोई रेगुलेटर नहीं आ जाता तब तक मेरा आग्रह सबसे यही रहता है कि आप इससे दूर रहे। इनफैक्ट जो भारतीय शेयर बाजारों के जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक वार्निंग भी इशू करी थी कि जिस तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह डिजिटल गोल्ड और सिल्वर के प्लेटफॉर्म निकल के आ रहे हैं सामने, उससे निवेशकों को दूरी बना के रखनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल देखिए नितिन जी एडवाइस कर रहे हैं बेसिकली कि अगर आप अभी नए निवेशक हैं या फिर पुराने भी हैं तो डिजिटल की तरफ जाने से बेहतर है कि आप जो है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाएं। नितिन जी एक सवाल ये भी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, चाहे इजराइल ईरान का वॉर हो, चाहे हमास गाजा हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, तमाम तरीके के वॉर्स भी चल रहे हैं। तो उनका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर? तो देखिए ट्रम्प साहब की एक बड़ी अच्छी खासियत रही है कि इन्होंने ना वॉर्स को बंद कराने की कोशिश करी है और पूरी दुनिया को बिजनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करी है। भारत पाकिस्तान में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही सरकारों ने इसको डिनाई किया है, लेकिन इसराइल और हमास के बीच में जिस तरह के वॉर्स चल रहे थे उसमें डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि इनका रोल बड़ा अहम रहा है, और रशिया और यूक्रेन में भी हम देख रहे हैं कि इनका रोल बड़ा अहम रहा है। तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे तो मुझे इतने इश्यूज नहीं दिखाई देते, लेकिन जिस तरीके से डॉलर को लेके संशय बन रहा है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो बहुत अविश्वसनीय है, बहुत अनसर्टेनिटी लेके आते हैं बाजारों में। तो डॉलर को लेके जिस तरीके की अविश्वसनीयता बनी हुई है, और ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स ने अपने आपसी व्यापार के लिए अभी एक यूनिट करके करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 40% हिस्सा जो है गोल्ड का रहेगा और 60% बाकी देशों की करेंसी की हिस्सेदारी रहेगी। और यदि आपको वैभव जी याद हो तो ट्रम्प जिस समय प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय उन्होंने जो सबसे पहली वार्निंग दी थी वो ब्रिक्स कंट्रीज को दी थी कि वो अपना व्यापार किसी एक पर्टिकुलर करेंसी में ना करके डॉलर में ही करे। यानी ब्रिक्स जो है वो यदि अगर डॉलर से बाहर हो जाता है तो जो आज की डेट में डॉलर की हिस्सेदारी ग्लोबल ट्रेड में 72% से 57% आ गई है, ये और कम हो सकती है। और यदि डॉलर नीचे आता है तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आने वाले समय में, और हो सकता है कि हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $5,500 से $6,000 तक गोल्ड को आते हुए देखें।
लेकिन नितिन जी अभी फिलहाल जिस तरीके से देख पा रहे हैं, अगर इंडियन रुपी से भी कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस समय ट्रम्प साहब ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, और वो जो सैंक्शंस थे उनकी कोई किसी तरह की वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी चूंकि उस समय 85 रुपया चल रहा था, तो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट तरह के आपको कंफर्ट देती है ताकि आपके एक्सपोर्ट्स में कमी ना आए। तो उसमें से एक रणनीति जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी करेंसी को थोड़ा सा वीक कर दीजिए, जिससे आपके करेंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर या ट्रेड डेफिसिट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, और जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनका इंपोर्ट आप कम कर दें। तो स्ट्रैटेजिकली हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 85 से लेकर 90 तक के मूव को होने दिया है, उसको रोका नहीं है, नेचुरली जो भी हुआ है। तो इससे जो हमारे एक्सपोर्टर बंधु है उनको लगभग 5% का ये टैरिफ के अंदर बेनिफिट हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 9160 तक जो है वो यूएसडी आईएनआर की कीमत जा सकती है। बिल्कुल। एक एक छोटा सवाल ये भी रहेगा मेरा, क्योंकि आजकल एक चीज चली है, क्योंकि भारतीय जो बाजार है उनमें कई बार ऐसा होता है कि कच्ची जो पर्ची होती है, कई बार कच्ची पर्ची देके आपसी में भी लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, और उन चीजों की वजह से क्या होता है कि जो जीएसटी है, आईजीएसटी है, उसको बचाने के लिए दुकानदार कई बार कच्ची पर्ची दे देता है और कहता है कि विश्वास पे बात कर लो। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी करा था कि अगर दुकान बंद हो गई या डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो कैसे उसका समाधान निकालेंगे। तो उस पर क्या कहेंगे आप, तो उससे कितना बचना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में जब इंसान फंस जाता है तो फिर उसके बाद निवेशक के तौर पे पैसा निवेश किया था कि रिटर्न मिलेगा, रिटर्न की जगह और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि जो है वो भी बच जाए थोड़ा बहुत। वैभव जी, इसमें ना सरकार को भी 2 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, आज जब कोई व्यक्ति ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है तो जीएसटी इंक्लूडेड प्राइसेस है ईटीएफ के अंदर, निपॉन को छोड़ के, और जब वो विड्रॉल करता है तो भी उसको जो जीएसटी लगाया है वो वापस मिल जाती है। अब सपोज मान लीजिए मैंने निवेश के लिहाज से 3% जीएसटी दे के खरीदा, और जब मैं बेचने गया तो 3% जो है वो जीएसटी कट गया, चूंकि अनरजिस्टर्ड बायर हूँ, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर मुझे 3% जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि डीलर काट लेता है, यानी 6% का मेरा नुकसान हो जाता है। तो अब जो लोग ईटीएफ में कंफर्टेबल नहीं है, जिनको ये लगता है कि जो भी एसेट है वो मेरे सामने रहना चाहिए, जब वो निवेश करने जाते हैं तो उनको लगता है सोने और चांदी के अंदर 6% का मेरा सीधा लॉस हो जाएगा। तो हमने समय समय पर भारत सरकार से मांग करी, और ये हम आगे भी अभी भी आपके माध्यम से भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई इन्वेस्टमेंट क्लास के लिए, आप एक इन्वेस्टमेंट क्लास बना दीजिए। यदि कोई इन्वेस्टमेंट क्लास के लिए सिल्वर के अंदर आ रहा है, और सपोज मान लीजिए वो ब्रिक्स ले रहा है या फिर मान लीजिए कॉइन ले रहा है, जो कि इन्वेस्टेबल ही होते हैं, उसको आप कोई साज सज्जा श्रृंगार के लिए आप यूज नहीं कर सकते, तो इसको जो है वो जीएसटी की परिधि से बाहर रखा जाए, या जब भी जो है वो इन्वेस्टर बेचने आए तो कोई एक ऐसी मैकेनिज्म बने जिसमें उसका जीएसटी का लॉस ना हो। जब तक भारत सरकार इसको लेके अपने कदम नहीं उठाती है, तब तक इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे हमें दो चार होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि जो असली गोल्ड की पहचान है, क्योंकि बाजार में जब निवेश बढ़ता है और चीजें डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, तो असली और नकली का भी बहुत खेल होता है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि 18 कैरेट गोल्ड के क्या मायने हैं, 22 के क्या मायने, 24 के क्या मायने, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आसान। देखिए, अगर आप 24 कैरेट ले रहे हैं वो 100% है, अगर आप 22 कैरेट ले रहे हैं वो 9160 है। तो ये आपको बिल्कुल बहुत सरल होता है निकालना। आप अगर 22 कैरेट ले रहे हैं तो 22/24 इंटू 100 कर सकते हैं, 18 ले रहे हैं तो 18/24 इंटू 100 कर लेते हैं, तो आपकी प्योरिटी निकल आती है। अब अगर आपको ये संशय है कि जो भी दुकानदार ने मेरे को चूड़ी दी है या गहना दिया है सोने का, उसमें प्योरिटी है या नहीं है, तो भारत के लगभग 350 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो चुकी है। तो यदि आप उस 350 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आते हैं तो आपको एक HUID नंबर है जो आपकी ज्वेलरी के अंदर मेंशन होगा, और जब आप दुकानदार से उसको ले रहे हो तो आप उससे बोल भी सकते हो कि वो आपके बिल के ऊपर या आपको HUID नंबर जो है वो लिख के दे दे। वो HUID नंबर आप भारत सरकार के BIS ऐप के अंदर जाके डाल सकते हो। तो आप ये आपको लिख के आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर जो आभूषण है उसकी प्योरिटी कितनी है, और यदि आपको फिर भी संशय है तो 35 रुपए लगता है उसका खर्चा। आप किसी भी नजदीकी हॉलमार्किंग सेंटर पे जाके दुकानदार को आप बोल सकते हो, वो आपको हॉलमार्किंग करा के वहां का हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट जो है वो दे देता है, जिससे आपको प्योरिटी निकल के आ जाती है। अब मैं आपके माध्यम से यहाँ पे जो हमारे निवेशक या ग्राहक होते हैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप जब भी सोना खरीद रहे हैं तो HUID को देख के वेरीफाई करके खरीदे, और बिल के साथ खरीदे। देखिए, आप 3% बचाने के लिए हो सकता है बिल ना ले,
लेकिन कल को अगर उस गोल्ड के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने कहाँ से खरीदा है उसको या नहीं खरीदा है। लेकिन यदि आपके पास बिल है तो आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो कि आपके साथ अगर किसी ने धोखाधड़ी करी है। वैसे 350 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हॉलमार्किंग आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे अपने ग्राहकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन 350 डिस्ट्रिक्ट में आप चाहे किसी बड़े कॉर्पोरेट ज्वेलर से ले या किसी छोटे ज्वेलर से ले, सभी एक पायदान में आ चुके हैं। सभी आपको एक ही प्योरिटी का जो बोल रहे हैं वही माल देंगे, लेकिन फिर भी ब्लैक चिप्स कहीं भी हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी आपको सूचना लगती है या आपको ऐसा लगता है कि आपको गोल्ड पूरा नहीं मिला है, तो आप दुकानदार को बोल सकते हैं, वो 35 रुपए में आपका हॉलमार्क होके वो पर्टिकुलर आर्टिकल आपको मिल जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ हमने ये भी चर्चा करी कि आज जो दाम है गोल्ड के और कल क्या दाम होंगे, आने वाले समय में क्या होंगे, 2026 में क्या कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हमने ये भी बातचीत की कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसका कितना असर पड़ेगा। साथ ही ये भी बातचीत की कि डिजिटल में इन्वॉल्व होना है आपको या फिर जो फिजिकल रॉ फॉर्म का गोल्ड है, सिल्वर है, उस तरफ निवेश करें। साथ ही असली नकली की परख कैसे करें। साथ ही कई बार जो नितिन जी ने ज़िक्र किया कि लोग कच्ची पर्ची ले लेते हैं, लोकल बिल ले लेते हैं और फिर उसके लिए परेशान होते हैं, भटकते-फिरते हैं। तमाम जो बातें थी हमने उनका ज़िक्र किया। नितिन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों शुक्रिया। को तमाम अपनी जो जानकारी थी वो साझा करने के लिए। उनके साथ बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर।